बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 में हमने वर्क, पावर और एनर्जी के बारे में पढ़ा था। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पर्सन होल्ड्स अ बैग ऑफ ग्रोसरीज व्हाइल स्टैंडिंग स्टिल, टॉकिंग टू अ मैन, टॉकिंग टू अ फ्रेंड। एक आदमी सौदा सल्फ का थैला हाथ में पकड़े खड़ा है और अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा है। ए कार इज स्टेशनरी व्हाइल इट्स इंजन रनिंग। एक कार रुकी हुई है लेकिन उसका इंजन चल रहा है। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्क, हाउ दीज टू सिचुएशंस आर सिमिलर। ये दोनों सिचुएशन एक दूसरे के साथ सिमिलर कैसे हैं, हमने बात करनी है स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्क के हिसाब से। अगर हम इसको देखें तो फर्ज करेंगे ये आदमी अगर अपनी जगह पे खड़ा है तो अल्टीमेटली फोर्स भी लग रही है, उसकी एनर्जी कंज्यूम भी हो रही है, लेकिन कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इसी तरीके से कार रुकी हुई है, इंजन चल रहा है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस सूरत में भी ज़ीरो है। अगर दोनों सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो लाजमी तौर पे वर्क डन की बात जब हम करते हैं तो वो उसी वक्त होता है जब फोर्स इस्तेमाल हो, फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट पैदा हो, और ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि वर्क हुआ है। बट इन दिस केस द टू situations are similar, that in both cases the work done is zero, वर्क जीरो है। क्यों? कि डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो लाजमी तौर पे एफ डॉट डी की जब बात करेंगे तो एफ डी कॉस थीटा। अब हम सपोज कर लें थीटा जीरो भी हो, मैक्सिमम भी हो और एफ भी मैक्सिमम हो, लेकिन चूंकि डी की वैल्यू जीरो आ जाती है तो इस वजह से हमारे पास टोटल वर्क डन जीरो होगा। तो इस सूरत में हम कह सकते हैं कि इन बोथ केसेस द वर्क डन इज जीरो बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब 4.2 की तरफ आए तो 4.2 में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जूल्स। यहाँ पे पॉइंट जो फोकस करने वाला है, वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है इन किलो जूल्स, नॉट इन जूल्स, किलो जूल्स, in lifting a mass of 10 kilogram at a steady velocity through a vertical height of 10 meter। कि 10 किलोग्राम के जिस्म को 10 मीटर की बुलंदी तक लेके जाना है विद स्टेडी स्पीड। अब स्टेडी स्पीड का यहाँ बताने का मकसद क्या है कि हमने फोर्स उतनी ही लगानी है जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वर्क डन कांस्टेंट फोर्स के साथ हम करेंगे जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगी, यानी वर्क डन होगा फोर्स जिसको mg के बराबर लिखेंगे, यानी उसके वेट के बराबर उसकी फोर्स लगाएंगे तभी वो बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगा। अगर ये कांस्टेंट स्पीड के साथ 10 मीटर की हाइट तक जाता है, जैसे कि ये यहाँ से बॉडी यहाँ तक अगर गया है 10 मीटर की उसने हाइट ट्रेवल की, तो हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब अगर इसका आंसर की तरफ आते हैं तो हम जानते हैं कि हमने फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा हमें। अब फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उनके दरमियान एंगल तो होगा जीरो, और ऐसी सूरत में एफ डी कॉस जीरो मतलब एफ डी के बराबर ही रह जाएगा। अब चूंकि हमने कांस्टेंट स्पीड के साथ ऊपर की तरफ जाना है तो इसलिए जो फोर्स होगी वो उसकी वेट की फोर्स, यानी डाउनवर्ड फोर्स वेट की फोर्स होती है, उसके बराबर होगी, जिसकी वजह से W बराबर mgh भी लिखा जा सकता है। तो वी कैन कैलकुलेट इट एज 980 जूल्स। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि पॉइंट टू बी फोकस्ड कि हमने आंसर किलो जूल्स में निकालना है, तो अब किलो जूल्स में निकालने के लिए हमें 980 को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 के साथ। जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.98 किलो जूल्स के बराबर इसका आंसर आ जाएगा। होप यू गॉट द आइडिया। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है अ फोर्स एफ एक्ट थ्रू ए डिस्टेंस एल, कि एक फोर्स लगती है जो डिस्टेंस एल तक मुसलसल लगती है, मतलब ये कि उसको डिस्प्लेस करती है बॉडी को एल डिस्टेंस तक। उसके बाद द फोर्स इज देन इंक्रीज टू 3f। अब फोर्स एफ की जगह पे बढ़ के 3f हो जाती है, और देन
एक्ट थ्रू ए फर्दर डिस्टेंस ऑफ 2L। मतलब ये कि अगर हम यहाँ से चल रहे हैं और एक फोर्स यहाँ तक लगती है F, और उसके बाद फर्दर 2L डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जिसमें इस दौरान में 3F फोर्स लग रही है, तो हमने वर्क डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब वर्क डायग्राम टू स्केल बनाने के लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा एक्सिस ड्रॉ करने का, कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस जो कि डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस होगा, ये हमारे पास वाई एक्सिस जो कि फोर्स के लिए एक्सिस कंसिडर करेंगे। अब हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ तक डिस्टेंस L है, ये 2L है, ये 3L 4L एंड सो ऑन, और इसी तरह ये डिस्टेंस F है, सॉरी फोर्स की वैल्यू F, यहाँ तक 2F और ये 3F हो जाए यहाँ पे, और इसी तरीके से ये 4F हो जाए। अब अगर हमें डायग्राम के ऊपर वर्क डायग्राम बनानी है तो असल में हम बनाने चाह रहे हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अब फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ करने के लिए पहले हमने इस हिस्से को अगर देखें कि फोर्स F लग रही है थ्रू अ डिस्टेंस L, इसका मतलब कांस्टेंट फोर्स होगी। तो कांस्टेंट फोर्स की सूरत में हमारे पास जो लाइन बनेगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी पैरेलल टू दी डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। उसके बाद फोर्स 3F हो जाती है। मतलब फोर्स अगर हम आगे बात करें तो फोर्स 3F हो गई, और 3F फोर्स लगती है फर्दर 2L। मतलब ये कि टोटल डिस्टेंस, अब स्टार्टिंग पॉइंट से टोटल डिस्टेंस 3L हो जाएगा, L यहाँ तक 2L डिस्टेंस इस दौरान में, तो टोटल डिस्टेंस 3L हो गया। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास वर्क डायग्राम बन जाती है, जिसको हम फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी कह सकते हैं। अब अल्टीमेटली इससे हम वर्क कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसे कि हम पहले जानते हैं कि एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन। तो यहाँ से अगर आप गौर करें कि इसमें दो रेक्टेंगल बन रही हैं, पहले हिस्से में जो वर्क डन होगा वो F इंटू L होगा, यहाँ पे लाजमी तौर पे 3F मल्टीप्लाइड बाई 2L। अब यहाँ पे मैंने 2L इसलिए लिखा कि इस दौरान में L से 3L तक उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और L से 3L तक का जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस 2L के बराबर बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे टोटल वर्क डन 6FL और ये FL, तो टोटल वर्क डन 6FL प्लस FL विल बी इक्वल टू 7FL के बराबर हो जाएगा, वेयर F इज द फोर्स एंड L इज द डिस्टेंस। तो ये हमारे पास टोटल वर्क डन कैलकुलेट किया जा सकता है फ्रॉम द वर्क डायग्राम। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है जी कि इन विच केस इज मोर वर्क डन, किस सूरत में वर्क डन ज्यादा होगा व्हेन ए 50 किलोग्राम बैग ऑफ बुक्स इज लिफ्टेड थ्रू 50 सेंटीमीटर, कि अगर हम एक बैग को उठाते हैं, एक बैग को हम ऊपर की तरफ उठाते हैं थ्रू 50 सेंटीमीटर मीन्स 0.5 मीटर। जबकि दूसरा केस है और व्हेन ए 50 किलोग्राम क्रेट इज पुश थ्रू 2 मीटर अक्रॉस द फ्लोर। और दूसरा केस यह है कि एक क्रेट है, उसको ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन अप्लाई करें और उसको 2 मीटर तक डिस्प्लेस करें। अब दोनों सूरतों में हमें बताना है कि वर्क डन किस सूरत में ज्यादा होगा। तो इसके लिए हम कर सकते हैं कि फॉर बुक्स ये हमारे पास ये केस आ गया जिसमें हम ऊपर की तरफ मूव करना जा रहे हैं कि एफ डी कॉस ऑफ 0 आएगा लाजमी तौर पे, क्योंकि हमने बुक्स को अगर ऊपर की तरफ उठाना है तो हमने फोर्स भी ऊपर की तरफ लगानी है, और ये फोर्स लाजमी तौर पे वेट की फोर्स के बराबर लगानी है ताकि वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ऊपर जा सके। तो ये हमारे पास mgh के बराबर आ जाएगा और ये 245 जूल बनता है। इसी तरीके से क्रेट के लिए इस सूरत में सिचुएशन जो होगी क्रेट की, वो हमारे पास आ जाएगी एफ डी कॉस 0 अगेन, क्योंकि हम फोर्स का जिक्र नहीं है तो इट मीन्स वी कैन कंसिडर दैट इट इज एक्टिंग अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट, तो कॉस 0। तो यहाँ पे एफ इंटू डी 100 जूल के बराबर आता है। तो लाजमी तौर पे इसमें 245 जूल इज द मोर वर्क डन इन लिफ्टिंग ए बैग ऑफ बुक्स टू ए हाइट ऑफ 0.5
मीटर और 50 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है जी कि एन ऑब्जेक्ट हैज 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाट इट मींस। कि 1 जूल में अगर हम कहते हैं कि 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी है तो उसका मतलब क्या है। 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है कि इट दिस बॉडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क ऑफ 1 जूल, कि ये बॉडी 1 जूल वर्क कर सकता है जब हम उसको मौका दें। मिसाल के तौर पे एक छत पे पड़ा हुआ पत्थर को अगर नीचे गिरने का मौका दें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदलने के बाद वर्क कर सकती है 1 जूल के बराबर। अल्टीमेटली जब तक उसको हम कंस्ट्रेंट स्टेट में रखेंगे, उसको रोके रखेंगे, उस वक्त तक वो काम नहीं कर सकती। इसी वजह से हम उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, कोई छुपी हुई एनर्जी, लेकिन अगर मौका मिले तो वो 1 जूल वर्क कर सकता है। तो an object has potential energy of 1 joule mean it can do 1 joule of work when it is allowed to do so। छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। A ball of mass m is held at a height h1 above a table, कि एक बॉल को जिसका मास m है h1 हाइट पर रखा गया है टेबल की सरफेस से। The टेबल टॉप इज एट हाइट h2, जबकि टेबल टॉप जो है उसकी अपनी हाइट फ्लोर से h2 के बराबर है। वन स्टूडेंट सेज दैट बॉल हैज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ mgh, एक स्टूडेंट कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी mgh है उस बॉल की, बट अनदर सेज दैट इट इज mgh1 प्लस h2, लेकिन दूसरा कहता है नहीं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh1 प्लस h2 है। हु इज करेक्ट, कौन सही है? तो इसका आंसर हम कह सकते हैं कि पहला सही है, लेकिन गलत दूसरा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे बात है पोटेंशियल एनर्जी की विच रिक्वायर सम रेफरेंस पॉइंट। जिस रेफरेंस के हिसाब से हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी भी उसी हिसाब से ही कैलकुलेट होगी। मिसाल के तौर पे यहां पे हम बात कर रहे हैं कि ये बॉल टेबल टॉप से h1 की हाइट पे है, जबकि टेबल टॉप इटसेल्फ h2 की हाइट पे है फर्श से। ये अगर फ्लोर है तो इससे h2 की हाइट पे है। इसका मतलब ये है कि जब बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेबल तो यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh1 होगी, क्योंकि जब हम बात करते हैं इस सरफेस की तो ये हाइट h1 पर बॉल है, तो इस लिहाज से उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh1 ही है। इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टेबल इसको हम mgh1 ही कहेंगे, बट यहां से अगर हम बात करें सरफेस से फ्लोर तक का, सॉरी बॉल से फ्लोर तक का फासला या हाइट, वो हमारे पास बनेगी h1 प्लस h2। तो ऐसी सूरत में अगर हम फ्लोर के लिहाज से इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे दैट विल बिकम mgh1 प्लस h2। तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, mgh1 भी हो सकती है, mgh1 प्लस h2 भी हो सकती है, अगर हम उसके साथ रेफरेंस बिलतरतीब टेबल टॉप या फ्लोर ले रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नंबर 7 क्वेश्चन है जी, व्हेन ए रॉकेट री एंटर्स द एटमॉस्फेयर इट्स नोज कोन बिकम वेरी हॉट, वेयर डज दिस हीट एनर्जी कम फ्रॉम। जब एक रॉकेट फर्ज करें कि यहां पे एटमॉस्फेयर में री एंटर हो रहा है, जब वो री एंटर होगा तो उस सूरत में उसकी जो नोज कोन होगी दैट विल बिकम वेरी हॉट। अब ये नोज कोन हॉट होने की वजह क्या है कि लाजमी तौर पे एटमॉस्फेयर के अंदर एयर पार्टिकल्स भी हैं, एयर मॉलिक्यूल्स भी हैं, वाटर वेपर्स भी हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होने की वजह से जब वो उसमें से गुजरेगा एटमॉस्फेयर में से तो एयर फ्रिक्शन भी एक्सर्ट होगी। अब वो फ्रिक्शनल इफेक्ट्स क्या करेंगे कि फ्रिक्शन की वजह से जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उस वक्त जो हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी एल्टीट्यूड की वजह से वो कन्वर्ट हो रही होगी इनटू हीट एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शनल इफेक्ट्स। अब उस फ्रिक्शनल इफेक्ट की वजह से ये हीट पैदा हो रही है और वो हीट की वजह से उसकी नोज कोन रेड होती जाएगी, हॉट होती जाएगी। There is a large number of dust particles and water vapors present in the air when rocket re-enters the atmosphere.
it has to face the resistance due to particles. Some kinetic energy of the rocket is converted into heat energy. Therefore, the cone nose of the rocket become very hot due to the heat energy produced by the fluid friction. Fluid friction mean यहाँ पे चूंकि वाटर वेपर्स भी हो सकते हैं, एयर भी हो सकती है, तो उस फ्रिक्शनल इफेक्ट्स की वजह से, एटमॉस्फेयर के अंदर होने की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से नोज कोन हीट अप हो जाएगी, रेड हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नंबर 8 की तरफ जी। नंबर 8 क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज इन द फॉलोइंग, अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग, वाटर इन ए हाई डैम और मूविंग कार। किस तरह की एनर्जी होगी इनमें? पहले में कंप्रेस्ड स्प्रिंग की बात करते हैं, दूसरा वाटर इन हाई डैम की, और तीसरा मूविंग कार में किस तरह की एनर्जी होगी। तो इसके लिए अगर हम बात करें कंप्रेस्ड स्प्रिंग के अंदर, तो ये अगर फर्ज करें कि ये एक स्प्रिंग है, इसको जब हम कंप्रेस करेंगे तो जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे तो ये अपनी इलास्टिसिटी की वजह से बाहर की तरफ खुलेगा। इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। और इसी तरीके से इस कंप्रेस स्प्रिंग को हम खोल सकते हैं। इसी तरीके से जब वाटर इन हाई डैम की बात करते हैं, तो जब वाटर इन हाई डैम का मतलब क्या होता है कि ये बुलंदी पर इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। जब नीचे की तरफ आएगा तो यही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी, जिससे हम काम लेके उसको डायनामो वगैरह को या टरबाइन को चलाएंगे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। इसी तरीके से हमारे पास एक मूविंग कार की जब बात करते हैं, तो मूविंग कार लाजमी तौर पे उसके अंदर मोशन है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी इट मीन्स के उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये हमारे पास तीनों तरह की एनर्जीज की हमने बात की, जो 3 केसेस में हमने डिस्कस किया। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 9, विच इज अ गर्ल ड्रॉप्स ए कप फ्रॉम ए सर्टेन हाइट विच ब्रेक्स इनटू पीसेस, व्हाट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व। एक लड़की ने एक कप को गिरा दिया नीचे, तो किस तरह की एनर्जी चेंजेस यहाँ पे इन्वॉल्व होंगी। जब कप नीचे गिरेगा पहले तो अपनी मम्मा से डांट खाएगी ना। अब उसके बाद जो हम बात करते हैं एनर्जी चेंजेस की, तो एनर्जी चेंजेस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाइट पे उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, जब वो नीचे की तरफ जाएगा तो वो काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी, और उस दौरान में सम पार्ट इज इम्पार्टेड टू डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर, तो वो उसका कुछ लॉस भी होगी, वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन, कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी। और जब वो जमीन पर गिरेगा तो अल्टीमेटली कप टूटेगा, तो उसके टुकड़ों को वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिलेगी, और वो साउंड भी प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, और फिर अल्टीमेटली टुकड़े जब दूर दूर जाके गिरेंगे तो उनकी एनर्जी साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी की सूरत में डिसिपेट हो जाएगी। तो यहाँ पे व्हेन ए कप इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहला क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो हाइट से नीचे आने की वजह से होगी वो काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी। व्हेन द कप कोलाइड विद द फ्लोर, इट ब्रेक्स इनटू पीसेस एंड मेक ए नॉइज, उस वक्त भी आवाज पैदा होगी। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कप बिकम जीरो ऑन द फ्लोर, काइनेटिक एनर्जी जो कप की वो तो जीरो हो जाएगी, बट सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक द कप, लेकिन कुछ काइनेटिक एनर्जी कप को तोड़ने के लिए इस्तेमाल, यानी कप को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो भी उसी से मिल जाएगी, और बाकी जो रिमेनिंग एनर्जी इज ट्रांसफर टू द पीसेस एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग। और काइनेटिक एनर्जी देन कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द नॉइज एंड हीट एनर्जी एक्सेट्रा, तो जिससे वो हमारे पास वो सारी की सारी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी। ये था हमारे पास 9th क्वेश्चन। आप आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज 10th वन, दैट इज अ बॉय uses a catapult to throw a stone which accidentally smashes a greenhouse window। कि एक लड़के ने गुलेल की मदद से पत्थर फेंका जिससे शीशा टूट गया ग्रीन हाउस का। लिस्ट द पॉसिबल एनर्जी चेंजेस, कौन कौन सी पॉसिबल एनर्जी चेंजेस यहाँ पे होंगी। तो सबसे पहले तो लाजमी तौर पे कैटापल्ट के रबड़ को खींचने के लिए मस्कुलर एनर्जी जो वो लड़का लगा रहा होगा वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू पोटेंशियल एनर्जी, जो कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी कैटापल्ट की, उस गुलेल की। और फिर वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन में कन्वर्ट होगी। देन उसको ब्रेक के दौरान लाजमी तौर पे अगर शीशा ब्रेक होता है तो उसको कुछ एनर्जी चाहिए होती है ब्रेक होने के लिए, और अल्टीमेटली यहाँ पर साउंड भी प्रोड्यूस होगी। तो व्हेन अ बॉय थ्रोज ए स्टोन बाय कैटापल्ट, द स्टोन पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी।
और ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी? फ्रॉम द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैटापुलट। ये हमारे पास अगर इस तरीके से उसने खींच के पत्थर को छोड़ा है तो लाजमी तौर पे यहाँ पे जो एनर्जी होगी, दिस वन इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका भी जिक्र करना चाहिए। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन बनेगी। अ पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेकिंग अ ग्रीन हाउस विंडो एंड आल्सो ट्रांसफर्ड एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्रोकन पीसेस ऑफ विंडो। यानी जो टुकड़े होंगे, टूटे शीशा टूटेगा, उसके जो पीसेस होंगे उनको काइनेटिक एनर्जी के तौर पर भी वो एनर्जी मिलेगी। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी व्हिच कॉजेज नॉइज एंड आल्सो हीट एनर्जी। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि ये नॉइज और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स ही हैं। तो इस तरीके से हमारे पास वो एनर्जी कन्वर्जन हो रही होती है। तो ये था जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के। होप यू गॉट द आइडिया। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।